न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस में। राहुल गांधी पहुंचे दिल्ली विश्वविद्यालय, दलित व ओबीसी छात्रों से किया संवाद। एक महीने बाद भी सन्नाटा झेल रहा पहलगाम। पाकिस्तान को अनुराग ठाकुर की लाश हुआ। तो खबरें विस्तार से। राहुल गांधी पहुंचे दिल्ली विश्वविद्यालय, दलित व ओबीसी छात्रों से किया संवाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के छात्रों के साथ बातचीत की। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित संवाद सत्र में कई कॉलेजों और विभागों के छात्र शामिल हुए। राहुल गांधी ने छात्रों से बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के शिक्षित करो, आंदोलन करो और संगठित हो के संदेश से प्रेरणा लेने की अपील की। कांग्रेस नेता ने कहा है कि छात्रों की भूमिका कक्षाओं से परे है। उन्हें उत्पीड़ितों और कम प्रतिनिधित्व वाले लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। बयान में कहा गया है कि डूसू अध्यक्ष रौनक खन्नी ने बातचीत के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद दिया और कहा कि उनके डीओ दौरे ने छात्र समुदाय को ऊर्जावान बनाया है और भारत के लोकतांत्रिक और शैक्षिक भविष्य को आकार देने में युवा आवाजों के महत्व पर भी जोर दिया। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने अपने शिक्षा न्याय संवाद अभियान के तहत बिहार के दरभंगा जिले के अम्बेडकर छात्रावास में छात्रों से मुलाकात की थी। आधिकारिक अनुमति के बिना आयोजित इस कार्यक्रम के कारण राहुल गांधी और 100 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद अब उन्होंने राजधानी दिल्ली में छात्रों से संवाद किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के छात्रों के साथ बातचीत की। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित संवाद सत्र में कई कॉलेजों और विभागों के छात्र शामिल हुए। राहुल गांधी ने छात्रों से बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के शिक्षित करो, आंदोलन करो और संगठित हो के संदेश से प्रेरणा लेने की अपील की। कांग्रेस नेता ने कहा है कि छात्रों की भूमिका कक्षाओं से परे है। उन्हें उत्पीड़ितों और कम प्रतिनिधित्व वाले लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। बयान में कहा गया है कि डूसू अध्यक्ष रौनक खन्नी ने बातचीत के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद दिया और कहा कि उनके डीओ दौरे ने छात्र समुदाय को ऊर्जावान बनाया है और भारत के लोकतांत्रिक और शैक्षिक भविष्य को आकार देने में युवा आवाजों के महत्व पर भी जोर दिया। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने अपने शिक्षा न्याय संवाद अभियान के तहत बिहार के दरभंगा जिले के अम्बेडकर छात्रावास में छात्रों से मुलाकात की थी। आधिकारिक अनुमति के बिना आयोजित इस कार्यक्रम के कारण राहुल गांधी और 100 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद अब उन्होंने राजधानी दिल्ली में छात्रों से संवाद किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के छात्रों के साथ बातचीत की। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित संवाद सत्र में कई कॉलेजों और विभागों के छात्र शामिल हुए। राहुल गांधी ने छात्रों से बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के शिक्षित करो, आंदोलन करो और संगठित हो के संदेश से प्रेरणा लेने की अपील की। कांग्रेस नेता ने कहा है कि छात्रों की भूमिका कक्षाओं से परे है। उन्हें उत्पीड़ितों और कम प्रतिनिधित्व वाले लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। बयान में कहा गया है कि डूसू अध्यक्ष रौनक खन्नी ने बातचीत के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद दिया और कहा कि उनके डीओ दौरे ने छात्र समुदाय को ऊर्जावान बनाया है और भारत के लोकतांत्रिक और शैक्षिक भविष्य को आकार देने में युवा आवाजों के महत्व पर भी जोर दिया। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने अपने शिक्षा न्याय संवाद अभियान के तहत बिहार के दरभंगा जिले के अम्बेडकर छात्रावास में छात्रों से मुलाकात की थी। आधिकारिक अनुमति के बिना आयोजित इस कार्यक्रम के कारण राहुल गांधी और 100 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद अब उन्होंने राजधानी दिल्ली में छात्रों से संवाद किया। तो हमने जैसे ही मैं डूसू प्राइजन उससे पहले ही मटका कैंपेन करा था। मटका कैंपेन सर मटका मैन के नाम से फिर वो चीज फेमस हुई है और हम 24 घंटे 7 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट डूसू की तरफ से बच्चों को पानी पिला रहे हैं। कितने लगाते हो? ये सर 4 यहाँ है, 4 साउथ कैंपस में है, 4 कालका जी में, कैंपस वाइज हमने बांटा। इसमें पानी की कमी नहीं है। आप सर रिक्वेस्ट आपसे, आप इसमें पानी भी डालिए और पानी पीजिए। तालियां
बढ़ते अगली खबर की ओर। एक महीने बाद भी सन्नाटा झेल रहा है पहलगाम। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की वादियों में जो मंजर देखने को मिला उसने हर एक भारतीय की रूह को झकझोर कर रख दिया। खूबसूरत बैसरन घाटी में हुए बर्बर आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली। इस भयावह घटना को आज एक महीना बीत चुका है, लेकिन इसके जख्म अब भी ताजे हैं और इसका सबसे गहरा असर स्थानीय पर्यटन और उससे जुड़ी रोजी रोटी पर पड़ा है। पहलगाम जो कभी पर्यटकों से गुलजार रहता था, आज सन्नाटे की चादर ओढ़े बैठा है। जहां पहले दिन भर सड़कों पर चहल पहल और रौनक हुआ करती थी, वहीं अब खाली सड़कों, बंद दुकानों और खाली टैक्सियों का आलम है। पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाकों में पर्यटक अब कश्मीर आने से कतरा रहे हैं। घोड़ों पर सवारी कराने वाले टैक्सी ड्राइवर, होटल मालिक, गाइड, दुकान चलाने वाले सभी की कमाई पर ब्रेक लग गया है। एक स्थानीय दुकानदार मोहम्मद इरशाद बताते हैं कि पिछले 1 महीने से हमने 1 रुपया भी नहीं कमाया। हालात ऐसे रहे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सरकार को हमारी सुध लेनी होगी। स्थानीय लोगों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द सुरक्षा का भरोसा दिलाए और पहलगाम को एक बार फिर पर्यटकों के लिए सुरक्षित गंतव्य के तौर पर स्थापित करे। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की वादियों में जो मंजर देखने को मिला उसने हर एक भारतीय की रूह को झकझोर कर रख दिया। खूबसूरत बैसरन घाटी में हुए बर्बर आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली। इस भयावह घटना को आज एक महीना बीत चुका है, लेकिन इसके जख्म अब भी ताजे हैं और इसका सबसे गहरा असर स्थानीय पर्यटन और उससे जुड़ी रोजी रोटी पर पड़ा है। पहलगाम जो कभी पर्यटकों से गुलजार रहता था, आज सन्नाटे की चादर ओढ़े बैठा है। जहां पहले दिन भर सड़कों पर चहल पहल और रौनक हुआ करती थी, वहीं अब खाली सड़कों, बंद दुकानों और खाली टैक्सियों का आलम है। पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाकों में पर्यटक अब कश्मीर आने से कतरा रहे हैं। घोड़ों पर सवारी कराने वाले टैक्सी ड्राइवर, होटल मालिक, गाइड, दुकान चलाने वाले सभी की कमाई पर ब्रेक लग गया है। एक स्थानीय दुकानदार मोहम्मद इरशाद बताते हैं कि पिछले 1 महीने से हमने 1 रुपया भी नहीं कमाया। हालात ऐसे रहे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सरकार को हमारी सुध लेनी होगी। स्थानीय लोगों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द सुरक्षा का भरोसा दिलाए और पहलगाम को एक बार फिर पर्यटकों के लिए सुरक्षित गंतव्य के तौर पर स्थापित करे। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की वादियों में जो मंजर देखने को मिला उसने हर एक भारतीय की रूह को झकझोर कर रख दिया। खूबसूरत बैसरन घाटी में हुए बर्बर आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली। इस भयावह घटना को आज एक महीना बीत चुका है, लेकिन इसके जख्म अब भी ताजे हैं और इसका सबसे गहरा असर स्थानीय पर्यटन और उससे जुड़ी रोजी रोटी पर पड़ा है। पहलगाम जो कभी पर्यटकों से गुलजार रहता था, आज सन्नाटे की चादर ओढ़े बैठा है। जहां पहले दिन भर सड़कों पर चहल पहल और रौनक हुआ करती थी, वहीं अब खाली सड़कों, बंद दुकानों और खाली टैक्सियों का आलम है। पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाकों में पर्यटक अब कश्मीर आने से कतरा रहे हैं। घोड़ों पर सवारी कराने वाले टैक्सी ड्राइवर, होटल मालिक, गाइड, दुकान चलाने वाले सभी की कमाई पर ब्रेक लग गया है। एक स्थानीय दुकानदार मोहम्मद इरशाद बताते हैं कि पिछले 1 महीने से हमने 1 रुपया भी नहीं कमाया। हालात ऐसे रहे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सरकार को हमारी सुध लेनी होगी। स्थानीय लोगों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द सुरक्षा का भरोसा दिलाए और पहलगाम को एक बार फिर पर्यटकों के लिए सुरक्षित गंतव्य के तौर पर स्थापित करे।
Nawet wśród tego łącznie mecie. Tamam iyi. O, ne yapalım? Ha? Dedekçi bey bir herkes. O, ne yapalım? Kapıyı bol bir yazın. बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान को अनुराग ठाकुर की लास्ट वार्निंग। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर लास्ट वार्निंग दी है। अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब में एक जनसभा में बोलते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया है कि अगर पाकिस्तान भारत पर बुरी नजर डालता है तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा है कि अभी हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद किया है, उनकी हवाई पट्टियों को नुकसान पहुंचाया है और उनके एयरबेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी लड़ाई हुई है, चाहे वह 1965 का युद्ध हो, 1971 हो या फिर कारगिल, भारत ने हर बार पाकिस्तान के आतंकी इरादों को नाकाम करते उन्हें धूल चटाई है। ठाकुर ने आगे कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दिखा दिया है कि भारत अब केवल सहन नहीं करता बल्कि करारा जवाब भी देता है। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर लास्ट वार्निंग दी है। अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब में एक जनसभा में बोलते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया है कि अगर पाकिस्तान भारत पर बुरी नजर डालता है तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा है कि अभी हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद किया है, उनकी हवाई पट्टियों को नुकसान पहुंचाया है और उनके एयरबेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी लड़ाई हुई है, चाहे वह 1965 का युद्ध हो, 1971 हो या फिर कारगिल, भारत ने हर बार पाकिस्तान के आतंकी इरादों को नाकाम करते उन्हें धूल चटाई है। ठाकुर ने आगे कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दिखा दिया है कि भारत अब केवल सहन नहीं करता बल्कि करारा जवाब भी देता है। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर लास्ट वार्निंग दी है। अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब में एक जनसभा में बोलते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया है कि अगर पाकिस्तान भारत पर बुरी नजर डालता है तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा है कि अभी हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद किया है, उनकी हवाई पट्टियों को नुकसान पहुंचाया है और उनके एयरबेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी लड़ाई हुई है, चाहे वह 1965 का युद्ध हो, 1971 हो या फिर कारगिल, भारत ने हर बार पाकिस्तान के आतंकी इरादों को नाकाम करते उन्हें धूल चटाई है। ठाकुर ने आगे कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दिखा दिया है कि भारत अब केवल सहन नहीं करता बल्कि करारा जवाब भी देता है। और पाकिस्तान वालों को हम कहना चाहते हैं, आप अपने आतंकवादियों के पीछे छिपकर हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लड़ना चाहते हो। जब सीधा युद्ध भारत और पाकिस्तान का हुआ है साथियों, चाहे 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल की लड़ाई हो, हर बार भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है और ऑपरेशन सिंदूर में भी करके दिखाया है कि पाकिस्तान अगर आंख उठाकर देखेगा तो आंखें नोचने का काम कर लिया जाएगा साथियों। अभी तो हमने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान की हवाई पट्टियों को बम धमाकों से खत्म किया है, पाकिस्तान के बहुत सारे सैन्य ठिकानों को जो महत्व के थे उन पर ऐसे प्रहार किए कि पाकिस्तान को चारों खाने चित करने का काम किया है। और पाकिस्तान को मैं सचेत करने वाला हूं, अगर अगली बार कोई आतंकवादी हमला भारत की ओर करने का प्रयास किया तो उस जनाजों में जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और जनाजों के साथ रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, रोने वाला भी कोई।
बढ़ती अगली खबर की ओर। उद्धव पिछले विवाद भूलने को तैयार, अनिल परब बोले अब राज को फैसला करना है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मराठी फोटो में हिस्सेदारी का खामियाजा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना कई बार भुगत चुकी है। मराठी फोटो के विभाजन की वजह से शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को खासकर विधानसभा चुनाव 2024 में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इसके सबक लेते हुए यूबीटी मनपा चुनावों से पहले मनसे के साथ फोटो का विभाजन रोकने के प्रयासों में जुट गई। यूबीटी से मनसे के गठबंधन के बारे में यूबीटी के प्रवक्ता विधायक व विभाग प्रमुख एडवोकेट अनिल परब ने बड़ा बयान दिया है। परब ने कहा है कि उद्धव पिछले सब विवाद भूलने को तैयार हैं, लेकिन यूबीटी से मनसे के गठबंधन पर राज को फैसला लेना है। एडवोकेट अनिल परब ने कहा है कि मराठी लोगों की इच्छा के अनुरूप दोनों ठाकरे एक साथ आ जाएंगे। इसके लिए हम सकारात्मक है, चर्चा के दरवाजे हमने कभी बंद नहीं किए हैं। दोनों प्रमुख नेता मिलेंगे, चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। परब ने यह भी कहा है कि दोनों सेनाओं में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा उनके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक छोटा सा नेता हूं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे दोनों नेता बैठकर निर्णय लेंगे। उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि हम सभी विवादों को दरकिनार कर एक साथ आने को तैयार है। अब राज ठाकरे को फैसला करना है कि वह हमारे साथ आना चाहते हैं या नहीं। महाराष्ट्र के हित में उन्हें निर्णय लेना है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मराठी फोटो में हिस्सेदारी का खामियाजा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना कई बार भुगत चुकी है। मराठी फोटो के विभाजन की वजह से शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को खासकर विधानसभा चुनाव 2024 में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इसके सबक लेते हुए यूबीटी मनपा चुनावों से पहले मनसे के साथ फोटो का विभाजन रोकने के प्रयासों में जुट गई। यूबीटी से मनसे के गठबंधन के बारे में यूबीटी के प्रवक्ता विधायक व विभाग प्रमुख एडवोकेट अनिल परब ने बड़ा बयान दिया है। परब ने कहा है कि उद्धव पिछले सब विवाद भूलने को तैयार हैं, लेकिन यूबीटी से मनसे के गठबंधन पर राज को फैसला लेना है। एडवोकेट अनिल परब ने कहा है कि मराठी लोगों की इच्छा के अनुरूप दोनों ठाकरे एक साथ आ जाएंगे। इसके लिए हम सकारात्मक है, चर्चा के दरवाजे हमने कभी बंद नहीं किए हैं। दोनों प्रमुख नेता मिलेंगे, चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। परब ने यह भी कहा है कि दोनों सेनाओं में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा उनके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक छोटा सा नेता हूं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे दोनों नेता बैठकर निर्णय लेंगे। उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि हम सभी विवादों को दरकिनार कर एक साथ आने को तैयार है। अब राज ठाकरे को फैसला करना है कि वह हमारे साथ आना चाहते हैं या नहीं। महाराष्ट्र के हित में उन्हें निर्णय लेना है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मराठी फोटो में हिस्सेदारी का खामियाजा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना कई बार भुगत चुकी है। मराठी फोटो के विभाजन की वजह से शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को खासकर विधानसभा चुनाव 2024 में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इसके सबक लेते हुए यूबीटी मनपा चुनावों से पहले मनसे के साथ फोटो का विभाजन रोकने के प्रयासों में जुट गई। यूबीटी से मनसे के गठबंधन के बारे में यूबीटी के प्रवक्ता विधायक व विभाग प्रमुख एडवोकेट अनिल परब ने बड़ा बयान दिया है। परब ने कहा है कि उद्धव पिछले सब विवाद भूलने को तैयार हैं, लेकिन यूबीटी से मनसे के गठबंधन पर राज को फैसला लेना है। एडवोकेट अनिल परब ने कहा है कि मराठी लोगों की इच्छा के अनुरूप दोनों ठाकरे एक साथ आ जाएंगे। इसके लिए हम सकारात्मक है, चर्चा के दरवाजे हमने कभी बंद नहीं किए हैं। दोनों प्रमुख नेता मिलेंगे, चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। परब ने यह भी कहा है कि दोनों सेनाओं में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा उनके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक छोटा सा नेता हूं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे दोनों नेता बैठकर निर्णय लेंगे। उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि हम सभी विवादों को दरकिनार कर एक साथ आने को तैयार है। अब राज ठाकरे को फैसला करना है कि वह हमारे साथ आना चाहते हैं या नहीं। महाराष्ट्र के हित में उन्हें निर्णय लेना है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने बेनकाब करना मिशन, बोले डॉक्टर हेमांग। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद भी कोल्ड वॉर चल रही है। भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी समझौते थे सभी रद्द कर दिए गए। पाकिस्तान के साथ किसी भी व्यापार को भी रद्द कर दिया गया है। वही जेडी सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने कहा, भारत से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एक मिशन के साथ यहां आया है। मिशन है आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में दुनिया को एकजुट करना और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने बेनकाब करना।
कल जापान में हमारा पहला दिन था और यह बहुत फलदायी। भारत से ऑल पार्टी डेलीगेशन एक मिशन के साथ आया है और यह मिशन है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में विश्व को एकजुट करना है और पाकिस्तान के द्वारा जो टेरर स्पॉन्सर हो रहा है उसको पूरे विश्व के सामने रखना है। और कल का जो हमारा जापान में पहला दिन था, पहला दिन हमारा बहुत ही फ्रूटफुल रहा। हमने पहले दिन के अंदर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जापान के विदेश मंत्री, जापान के कई सारे थिंक टैंक्स, उन सब के साथ संवाद किया और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सबने एक स्वर में भारत की यह जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को जो पहुंचते हैं, आतंकवाद को जो स्पॉन्सर करते हैं, वैसे पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें सब हमारे साथ खड़े हैं। और उन्होंने बोला कि टेररिज्म इन एनी फॉर्म इट शुड नॉट बी टॉलरेटेड और वह भी जो हमारा जीरो टॉलरेंस का जो स्टैंड है उनके साथ खड़े हैं। आज सुबह हमने यहाँ पे जापान में स्थित कई सारे राष्ट्रदूत, उनके साथ भी ब्रेकफास्ट मीटिंग किया। उसमें मैक्सिको, ग्रीस और सऊदी अरेबिया और ब्रिटिश एम्बेसी से भी कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए। वैसे 21 से ज़्यादा कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स एम्बेसी में से, उनके साथ हमने यह पूरा बात ब्रेकफास्ट मीटिंग में साझा किया और बहुत ही उनका अच्छा रिस्पांस और भारत को समर्थन इस आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में मिल रहा है। बढ़ते अगली खबर क्या, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे। अबुधाबी संयुक्त अरब अमीरात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि अब हमारे पास एक नई सामान्य बात है कि हम किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता, जैसा कि हमारे पीएम कहते हैं, और यह संदेश दुनिया को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि संसद सदस्यों के रूप में हमारा यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम दुनिया भर में जाएं और अपना संदेश बहुत जोरदार और स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। स्वदेशी आबादी के बाद हम भारतीय इस देश में 40% है और इसी बात पर संयुक्त अरब अमीरात को भी गर्व है। यह वह रिश्ता है जो इस देश के साथ हमारा विश्वास है। वहीं जब वो शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे से पूछा गया है कि क्या सोशल मीडिया पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की जाएगी, तो उन्होंने कहा है कि नकारात्मकता सकारात्मकता से ज्यादा तेजी से फैलती है, लेकिन हम इससे भी निपट रहे हैं। हम जो अभ्यास कर रहे हैं उसे सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें बेहतर होंगी, चूँकि हम यात्रा कर रहे हैं और यह अभ्यास कर रहे हैं। यह पहला दिन है, यह 13-14 दिनों का अभ्यास है जिसमें प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया में यात्रा करेंगे। इससे नजरिया और कहानी बदल जाएगी। सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, चाहे उसे कितना भी दबाया जाए। हम अपना 100% प्रयास करें। And now we had a meeting with think tanks, the young think tanks, who also share a very big responsibility of reciprocating the world what is happening in India, telling the world what is happening in India, and we were very much overwhelmed with their views, the young people. So I think by meeting you people we can understand more. We as a member of parliaments have a important duty to fulfill, to go around the world, tell our message very loud and clear. And I think now you people are also here who are contributing very much in the UAE economy, as after the native population we Indians are 40% in this country, and which is UAE also proud of. This is the relationship which we have, this is the trust which we have in this nation. So I think we will be very much happy to hear how India is fighting this terrorism since very long time, since 4 decades we are fighting against these terrorist activities, and now we have a new normal that we will not tolerate any kind of terrorist activities. Zero tolerance against terrorism, what our Honorable Prime Minister says, and this message has to be clearly said to the world, because I think what is happening past Pahalgam attack and what is happening past Operation Sindoor, false propaganda is also being laid to the entire world. In the realm of religion, number of things have been committed, and we were very much overwhelmed the way Sheikh Nayan ji, then Dr. Ali Rashid Al Numani ji,
they made a very clear-cut statements that terrorism in the name of religion cannot be appreciated and cannot be supported at any point of time. This is very much important. And more so after Operation Sindoor. So I very much appreciate whatever India has done, but I just have a feeling that in the social media space, this is where the narrative is lacking. Especially, I have a feeling that it is not reaching the younger generation. So, like for example, the TikTok, it is banned in India, but it is really used in India and in UAE and other countries. So, what kind of efforts are you planning to take in this social media space? Because I understand for the formal media, there are you have good plans, but what about the other side? Negativity spreads faster than the positivity, and but we are also tackling this. This is the exercise we are doing. It will improvise things on social media also. As we travel, as we do this exercise, this is the first day. It is a 13-14 day exercise when like delegations will travel all across the world. So I think this will change the perspective also, the narrative also. The false propaganda which is Pakistan is spreading, and I think सच्चाई कितनी भी दबाने की कोशिश तो सच्चाई छुपती नहीं है. मुझे लगता है कि तो सच्चाई तो पता चली जाएगी. तो लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपको तो पता है कि आज इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आज है. तो इंडिया के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने पर किन किन देशों को तकलीफ हो रही है ये भी आपको पता है. तो ये यहाँ पर मैं खुलकर नहीं बोलूँगा. तो ये सभी लोगों को मिलकर ये सब चीज़ें भी यहाँ पर हो रही है. लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि हमारी जो कोशिश है वो पूरे 100% हम हर एक देश जाकर पूरा हम लोग का 100% हम देंगे. और इससे जो सोशल मीडिया पर भी जो हमें बताना है लोगों को, अभी भी हम लोग मिले थिंक टैंक जो सिर्फ सभी यंग इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर थे, तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर बहुत अच्छा लगा. तो उनके माध्यम से भी हम लोगों को बताने की कोशिश करेंगे. बढ़ते अगली खबर की ओर. मान सरकार का अपने ही एमएलए पर एक्शन. पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा के खिलाफ कुछ शिकायतें मिली थी जिसमें उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था. इस आरोपों के बाद अब सरकार ने उनके खिलाफ विजिलेंस ने छापेमारी की. जानकारी के लिए पंजाब सरकार के अधिकारी मामले की जांच के लिए सुबह रमन अरोड़ा के घर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने घर की तलाशी ली, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि गिरफ्तारी के बाद उन्हें किस पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई. दरअसल कुछ शिकायतें सरकार तक पहुंची थी जिसमें रमन अरोड़ा पर नगर निगम अधिकारियों में जालंधर के लोगों को झूठे नोटिस भेजने का आरोप लगाया गया था. इस नोटिसों के चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ी. आरोप है कि रमन अरोड़ा लोगों से पैसे लेकर उन नोटिसों को वापस करवाता था. वहीं कुछ दिन पहले पंजाब सरकार ने उनको मिली सुरक्षा वापस ले ली थी. जालंधर सेंट्रल से आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा सिक्योरिटी वापस होने के बाद बिना किसी सुरक्षा घेरे में थे. राज्य सरकार या पुलिस अधिकारियों ने इस कदम के पीछे कोई कारण सार्वजनिक नहीं दिया था. अरोड़ा ने कारण बताने से भी इनकार कर दिया था, जिससे राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर सत्ताधारी पार्टी को किस बात पर गुस्सा आया और विधायक को उनकी सुरक्षा पूरी तरह वापस लेने का कारण शर्मिंदा होना पड़ा. अब वक्त हो चला 10 को ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें. धन्यवाद. नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन. कीप वॉचिंग MNS न्यूज.